नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सुनने में यह खबर आई है ये राहुल गांधी जो है फिर हमारी जो हिंदी है, जो कि हमारी आज़ादी की लड़ाई के वक्त में एक इनकलाबी जुबान थी और जिसके विषय में हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही कहा था कि यदि पूरे देश की को जोड़ने वाली यदि कोई भाषा है तो वो हिंदी है। तो हमारे देश के महान सपूतों ने इस हिंदी के महत्व को पहचाना है। हमारे आज़ादी की लड़ाई की ये मुख्य जबान थी, इनकलाबी जबान थी। वो तो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था जो कि इसको राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया। वो वकालत करता रहा कि अंग्रेजी जो है इस देश की राष्ट्रभाषा बने और उसके बाद हिंदी अपने ही देश भारत में, अपने आज़ाद भारत में हिंदी की क्या दुर्दशा तब से हो रही है यह किसी से छिपा नहीं है। हिंदी की दुर्दशा तो इन देश विरोधी कांग्रेसियों ने तो किया ही, बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी के लोगों को शर्म नहीं आती है कि आज माने जो मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, उनकी फाइलें आप जरा देख लीजिए, कहीं भी आपको हिंदी नहीं दिखेगा। सारी नोटिंग, सारे डिसीजन, सारे निर्णय जो है सब अंग्रेजी में। भारत सरकार के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, खास करके विदेश मंत्रालय इत्यादि, वो अंग्रेजी में ही बोलते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। मिलिट्री में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। अंग्रेजी बोलने पर ही नौकरियां मिलती हैं। हिंदी को हिंसा की दृष्टि से देखा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग जिससे कि IAS, IPS और जो है ब्यूरोक्रेसी का निर्माण होता है, वहां पर भी जो है वो अंग्रेजी का ही तांडव है। कुल मिलाकर के हमारे देश में किस प्रकार सुनियोजित ढंग से इस देश के दुश्मन, देश के गद्दार जो है वो अंग्रेजी को प्रमोट कर रहे हैं और हिंदी को जो है वो दासी बना करके रखे हुए हैं। उन्हीं गद्दारों में एक गद्दार है राहुल गांधी। आज खुल के कह रहा है कि हिंदी से काम नहीं चलेगा। ये तो मालूम है, तुम्हारे बाप के नाना ने वही गद्दारी की थी। और देखिए ये भारतीय जनता दल स्पष्ट रूप से देश के गद्दारों को गद्दार कहने में न तो रंज मात्र भी डरता नहीं है और संकोच भी नहीं करता है। बाकी जो है ये बीजेपी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है,
इन गद्दारों को मुलम्मेदार ढंग से, बड़े शातिराना ढंग से इन गद्दारों को बचाती है। और उसके सिपा सालार भी जितने यूट्यूब पर बैठे हैं या कहीं पर बैठे हैं, वो भी इसकी रक्षा करते रहते हैं। एक हर्षवर्धन त्रिपाठी के मुंह से सुना गया कि ये कह रहा है कि राहुल गांधी की हिंदी से काम नहीं चलेगा। वो हर्षवर्धन त्रिपाठी इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं बोल रहा है। वो हर्षवर्धन त्रिपाठी जो है वो नेहरू को गद्दार नहीं बोल रहा है कि इसी नेहरू ने हमारी इसी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया, ये नहीं बोल रहा है। तो बीजेपी वाले भी इन कांग्रेसियों की भांति जो है इस देश के बहुत बड़े खतरनाक गद्दार हैं, जो कि इनको बचाते हैं बड़े बड़ी सफाई से। तो इन कांग्रेसियों ने तो हिंदी का अपमान किया ही। आज तक हिंदी इस रूप में स्थापित नहीं हो पाई कि हमारी जितनी भारतीय भाषाएं हैं उनके लिए एक संपर्क भाषा का स्थान ले सके। मतलब कि मान लीजिए एक भारतीय भाषा है हमारी तमिल, दूसरी भारतीय भाषा है हमारी बांग्ला। तो इन दोनों राज्यों के बीच में जो भी संचार हो वो हिंदी में ही होना चाहिए। आज तक इन गद्दार कांग्रेसियों ने उसको स्थापित नहीं किया, और वही गद्दारी जो है ये बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। अब बीजेपी वालों की तो हिंदी के प्रति जो हिंदी को लेकर के जो देश के खिलाफ गद्दारी है वो और आगे है। ये बीजेपी में जो कट्टरवादी तत्व हैं वो देखिए, जब हिंदी का मतलब यह है कि हिंदी उर्दू मिली हुई ही असली हिंदी है। ये सभी को जानना जरूरी है। ये कट्टरवादी तत्वों ने हिंदी में से सारे उर्दू को शब्दों को निकाल करके उसमें संस्कृत के शब्द इन सबों ने ठूस दिया। संस्कृत के शब्द ठूसने से देखिए, मैं बताऊं कि ये 3-4 जो हमारी भारतीय भाषाएं, खासकर पंजाबी है, गुजराती है और भी जो भाषाएं हैं, इसमें उर्दू का काफी वर्चस्व है। जरा उनसे पूछ लीजिए, पंजाबी में भी गुजराती में भी। और इसीलिए जब उस हिंदी में से उर्दू के शब्द निकाल करके संस्कृत के शब्द ठूसे जाते हैं, तो इन जो माने हमारे पंजाबी भाषी हमारे भारतीय भाई बहन, गुजराती भाषी भारतीय भाई बहनों को बड़ी दिक्कत होती है और लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन उसका वो हिमांशु त्रिवेदी ये झूठ बोलता रहता है कि शुद्ध हिंदी से जो है हम जो है वो भारतीय भाषाओं के निकट आते हैं। वो बहुत ही झूठ बोलता है। माने ये हिमांशु त्रिवेदी इस देश का बहुत बड़ा अभिशाप है। तो लेकिन हिंदी का असली स्वरूप है कि जो हमारे हिंदी और उर्दू मिली हुई हिंदी, ये सभी को जानना आवश्यक है कि हिंदी जो है सबसे आधुनिक भाषा है। और हिंदी की शुरुआत किसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से ही किसी ने शुरू किया था। हिंदी की शुरुआत जो कि अरबी और जो हमारी स्थानीय भाषा रही है संस्कृत के शब्दों से मिलकर के कोई हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई ही था जिसने हिंदी की शुरुआत की। फिर इसके बाद खड़ी बोली जो है के रूप में हिंदी जो विकसित हुई, वो भारतन हरिश्चंद्र के जमाने से वो हिंदी का इतिहास रहा है। लेकिन जो भी है, हिंदी का असली स्वरूप, हिंदी की मजबूती, हिंदी का असली ताकत वो उर्दू है। ये सभी को जान लेना आवश्यक है। आंध्र प्रदेश में जो हिंदी जिंदा है तो उर्दू की बदौलत। जिस फिल्मी दुनिया के विषय में एक बार लालकृष्ण आडवाणी ने बोला कि ये फिल्मी दुनिया वो हिंदी को जिंदा रखी है, तो जो हिंदी को जिंदा रखी है वो उर्दू ही है। ये तो देश के गद्दारों ने जो है हिंदी और उर्दू को अलग अलग
चश्मों से देखना शुरू किया, और हिंदू सनातन और बीजेपी के कट्टरवादी तत्वों ने उस हिंदी से उर्दू को अलग करके संस्कृत के शब्द उसमें ठूस करके हिंदी को और अटपटा बना दिया, और हिंदी विरोधियों के हाथ में एक हथियार दे दिया कि भाई कि ये तो अटपटी हो गई, इसको कौन सीखेगा और कौन अपनाएगा। तो उसी के विषय में आज ये गद्दार जो है राहुल गांधी बोला कि हिंदी से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे ऐसे गद्दारों के लिए जो है वो हिंदी मैंने हिंदी तो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तुम हमेशा से देश के गद्दार रहे हो, अंग्रेज रहे हो, और तुम्हारी पीढ़ी वो अंग्रेजों का समर्थक रही है। तो तुम्हारे लिए जो है वो हिंदी का महत्व जो है कभी नहीं रहेगा। हाँ, तुमको पालने वाले, तुम्हारी रक्षा करने वाले, तुम्हारे गद्दारी के पापों को छुपाने वाले बीजेपी भी जब तक रहेगी तो तब तक जो है तुम जो है वो खैर मना लो, लेकिन हिंदी अपने स्वरूप को पाएगी। और कौन हिंदी उर्दू मिश्र मिली हुई। अब जैसे आप किसी चीज बोलें कि ये सुंदर है, लेकिन जिस वक्त आप बोलें कि ये बहुत खूबसूरत है, उन शब्दों में यानी चौगुना दसगुना का बल आ जाता है। ये चीज अच्छी है, ये चीज बहुत बेहतरीन है। तो उर्दू के शब्द जो है किस तरह से ताकत देते हैं हिंदी को, इसको समझने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये हमारे भारतीय समाज के दुश्मन, भारत के दुश्मन जो है हिंदी उर्दू को अलग करके कई समस्याएं पैदा कर दिया। एक तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हिंदी में से सारे उर्दू के शब्दों को निकाल करके वहाँ संस्कृत के शब्दों को ठूस करके हिंदी को अटपटा बना दिया। और उस अटपटेपन का यदि कोई नमूना देखना चाहता है तो जब भी ये चुनाव होता है और ये चुनाव आयोग ने उसी गूगल हिंदी का प्रयोग किया है, जो कि जिसमें से सारे उर्दू के शब्द निकाल करके संस्कृत के शब्द ठूसे गए हैं। तो नामांकन या नाम दाखिला ये बहुत आम सी बात है, सबके समझ में आती है। तो उसमें ये जो कि चुनाव आयोग ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, बोला है नाम निर्देशन, कौन समझ पाएगा। इससे जो धंधेबाज किस्म के वकील हैं जो कि उसी में धंधा करते हैं, तो उनका धंधा और बढ़ जाता है। किसी की समझ में आता ही नहीं। वो भाषा वो हो जो कि जन सामान्य को ग्राह्य हो, उसको समझ में आती। तो एक तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी एक जमाने में, अब हिंदी को इन सबों ने इस तरह से बना दिया संस्कृत के शब्दों को ठूस करके कि काफी लोगों को वो हिंदी ही समझ में नहीं आती। अरे जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो यहाँ तक कि प्रश्न पत्र देखते हैं यूपीएससी के, तो उसमें जिस तरह की हिंदी का प्रयोग शब्द देखते हैं और हिंदी के शब्द देखते हैं, वो हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि इससे बढ़िया अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी से ही हम जो है काम चला लेंगे। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है हिंदी को नीचा दिखाने का, और वो षड्यंत्र जो है इन देश के गद्दार कांग्रेसियों द्वारा, और उसी प्रकार की गद्दारी ये सब कर रहे बीजेपी वाले। और झूठ मूठ का वो जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल रहा था। यहां तक हिंदी का सवाल है, इसके टक्कर की कोई भाषा नहीं है। इसके पास 36 व्यंजन और 18 स्वर कुल मिलाकर के 54 वर्णाक्षर हैं। हिंदी विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक से मतलब कि जैसा लिखा जाएगा वैसा ही पढ़ा जाएगा, और जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। कोई इसमें समायोजन या सामंजस्य या एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। अंग्रेजी में देख लीजिए, वो कब वो बट बन जाएगा, कब वो पुट बन जाएगा,
क्योंकि दादा परदादा बोल गए हैं। लिखा जाएगा ल्यूटिनेंट, लेकिन आपको उसका उच्चारण करना है लेफ्टिनेंट। बड़े सफाई से भाई ये अक्षर साइलेंट हो गया, तो ये अक्षर जो है वो प्रोनाउंस हो गया। और एक ही, जिसे CH से कभी च है तो कभी श है, तो तमाम स्वयोजनों के साथ जो है दूसरी भाषाएं हैं। तो इतने वर्णाक्षरों की धनी अंग्रेजी जो है देश के गद्दारों के द्वारा जो है हमारे जो है इस देश में जो है वो दासी बनाई गई है विदेशी भाषा अंग्रेजी के सामने। तो ये गद्दारों की है। और निश्चित रूप से जो भी अंग्रेजी को प्रमोट करते हैं, चाहे भारत सरकार के मंत्रालयों में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे UPSC में, यह देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है, गद्दारी है। तो ये राहुल गांधी ने ऐसे ही नहीं किया। राहुल गांधी को जो समर्थन देने वाले हैं वो भी तो देश विरोधी हैं। तो उसी की बूते बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे प्यारे भारतीय भाई बहनों। हिंदी के प्रति जो है हमारे इसी मिट्टी के कुछ नेताओं ने इसके प्रति अपने उद्गार व्यक्त किया है, और खास करके उन लोगों ने व्यक्त किया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं रही है। जैसे हमारे विनोबा भावे जी, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे की मातृभाषा मराठी है, लेकिन हिंदी के प्रति उनका सम्मान, उनका लगाव, उनका उद्गार का नमूना जरा देखिए। विनोबा भावे कहते हैं कि मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं। मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं। हिंदी की इज्जत न हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह की भावना होनी चाहिए। ये UPSC में बैठे लोग, केंद्र सरकार में बैठे जो है वो गुलाम ये ब्यूरोक्रेट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे वो जस्टिस उनसे सीखे। विनोबा भावे से वो क्या कहते हैं कि मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं, हिंदी की इज्जत ना हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भावना है इन लोगों में। तो ऐसी बातें हमारे इसी मिट्टी के तमाम नेताओं ने जो है वो व्यक्त किया है। तो उसी, लेकिन कौन सी हिंदी? हिंदी उर्दू मिली हुई हिंदी। इन देश विरोधी बीजेपी वालों के द्वारा नहीं, क्योंकि उसमें उर्दू के शब्द, देखिए उर्दू के शब्द निकालकर संस्कृत ठूसने से कई समस्या पैदा। जो इस तरह से समाज विरोधी जो राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, जब उर्दू को निकाल देगा तो उर्दू दूसरी राजभाषा हो, दूसरी जो है वो प्रदेश भाषा बने। इस तरह का एक राजनीतिक हथकंडा अपनाया गया, खास करके बिहार में और उत्तर प्रदेश में। बताइए, और यदि हिंदी उर्दू मिली हुई हिंदी होती तो इस तरह का राजनीतिक जो है हथकंडा वो नहीं मिलता उनको। ये लाख देश विरोधी हरकत करें, जनता में अभी भी कुछ जो है ये भावना बची है जो कि हिंदी का सम्मान करना चाहते हैं, और वो हिंदी का सम्मान जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है वो करना चाहते हैं। दक्षिण भारत से सुब्रमण्य भारती वो हिंदी के सबसे बड़े जो है वो प्रवर्तक हैं और लोग हैं। लेकिन जो ये पार्टियां हैं देश की कितनी बड़ी गद्दार हैं कि हिंदी को जो है वो खुद जो है वो कुचलना चाहती है, वो अंग्रेजी के विदेशी भाषा अंग्रेजी के सामने। और ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हिंदी को समृद्ध करने में जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उन लोगों ने हिंदी को
हिंदी के साहित्य को और हिंदी जगत को काफी समृद्ध बनाया है। उनमें नाम है डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर पूर्ण सिंह, दोनों जो है हमारे जो है वो पंजाबी भाषी भारती भाई हैं। डॉक्टर सुदर्शन भट्ट, जिनकी मातृभाषा गुजराती है, उनकी लिखी हुई कहानी हार की जीत जो है कहानी बहुत ही लोकप्रिय है। वो हमारे उत्तर प्रदेश के हिंदी के जो हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, अब जिस जमाने में मैं था तो उस समय तो था, पता नहीं इन समों ने क्या किया, ये सब तो कोई ठिकाना नहीं बीजेपी वालों का या कांग्रेसियों का। तो हार की जीत जो है एक बहुत लोकप्रिय कथा थी। उसको लिखने वाले डॉक्टर सुदर्शन भट्ट, जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, काफी लोग। लेकिन हिंदी की दुर्दशा करने वाले ये कांग्रेसी और बीजेपी वाले, ये बहुत बड़े ये राष्ट्र विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, सब दोनों के दोनों। मुलायम सिंह कुछ भी हो, राजनीतिक रूप से क्या उनका झुकाव रहा, कैसे रहा, लेकिन हिंदी को लेकर के उनका जो रवैया रहा है, वो वाजपेयी जो हिंदी का बहुत तमगा लूटते हैं वाजपेयी महोदय, उनसे बेहतर रहा है मुलायम सिंह जी का। हमको याद है कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे, वहाँ मैंने ये पहली बार नहीं, सॉरी, सपा बसपा के आपसी सहयोग के आधार पर शायद 1992 में, शायद हाँ 1992 में, तो उन्होंने हर जगह, चाहे वो अंग्रेजी का कॉन्वेंट स्कूल हो चाहे कोई भी स्कूल हो, उन्होंने हिंदी को लागू किया। हमने तो देखा था कि ये कोई मिलिट्री का था और वो अंग्रेजी का नशेबाज था, वो हिंदी लागू करने पर जो है विरोध कर रहा था इनका, मुलायम सिंह जी का। बताइए, जितनी भी राष्ट्रीय चीजें जब लागू की जाती हैं तो देश के गद्दार जो है किस तरह से विरोध करते हैं उसका। कितने तो ऐसे भी मैंने देखा है, वो कहते हैं कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा, इसी राहुल गांधी की तरह गद्दार मिलते हैं इस देश में। उनका तर्क सुनिए, वो ये कहते हैं कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, और उसी की अभिव्यक्ति ये इसने किया, इस गद्दार राहुल गांधी ने, कि हिंदी से काम नहीं चलेगा। तो रह करके और यानी कई क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों से देश के गद्दारों का यानी उपस्थिति है, हमारे देश में उपस्थिति है। तो एक बोलता था कि हम मिलिट्री में काम करते हैं, और यूपी में जब कॉन्वेंट स्कूलों में भी जब हिंदी हमारे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लागू किया, तो वो कह रहा है मिलिट्री वाला कि देखिए ये मुलायम सिंह की क्या हिंदी थोप रहे हैं। एक तो अलग इन सबों की एक षड्यंत्र है कि यदि हिंदी को लागू किया जाए तो उसको बोलते हैं कि हिंदी थोप रहे हैं। अरे बिनो भावे कह रहे हैं कि भाई इस भाषा की इज्जत करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और देश के गद्दार बोलते हैं कि हिंदी आप थोप रहे हैं। तमिलनाडु देखिए ऐसा है कि मैं दक्षिण भारत में भी नौकरी कर चुका हूं, तो क्या है कि मेरा अनुभव जरा सुनिए। दक्षिण भारत में मैंने नौकरी किया, हिंदी को लेकर के किस तरह का यह दुष्प्रचार उत्तर भारत वालों ने, अब खास करके कट्टरवादियों ने बना रखा है, उसका एक नमूना जरा देखिए। तो हमने वहां कहा कि भाई हम तो हिंदी में ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी देंगे, और जितनी भी स्वीकृतियां होंगी, सैंक्शन होंगे, मंजूरी होगी, वो भी हम हिंदी में ही देंगे। तो बोले साहब हमको तो हिंदी नहीं आती है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करिए कि हिंदी सीखने के नाम पर कितना फंड आया हुआ है,
ऊपर से मंत्रालय से उस ब्यौरे को प्रस्तुत करिए और कौन कौन जो है वो हिंदी सीखने के लिए भेजे गए हैं। बस जब इस तरह का सवाल मैंने किया तो वो समझ गए कि हमारी ये असली नब्ज को कोई दबा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे सर ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हिंदी में ही मैंने नोटिंग दीजिए, आदेश दीजिए, मंजूरी दीजिए, जो भी आपको देना दीजिए, लेकिन जरा बता दीजिए कि वो हिंदी में क्या लिखा है। अब देखिए, हम आदेश भी दें और हम ही बताएं कि मेरा आदेश में क्या लिखा है या मेरा आदेश क्या है। इस अपमान का घूंट सहने के बाद भी मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम ऐसा ही करेंगे, हम अपना आदेश भी देंगे और आप लोगों को बताएंगे भी कि मेरा आदेश क्या है, मेरे आदेश में क्या लिखा है। तो हमने एक बार कहा कि देखिए, हमारे जो ये दक्षिण भारत में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, जब तक वो इस भावना से ग्रसित रहेंगे कि हिंदी उत्तर भारतीयों की भाषा है, तब तक कोई अच्छी बात न आ सकती है, न आगे बढ़ सकती है। हमने क्या बताया कि जब तक हमारे दक्षिण में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, उनमें ये भावना या इस भावना से ग्रसित रहेंगे या ये भावना काम करती रहेगी कि हिंदी जो उत्तर भारतीयों की भाषा है, तब तक कोई अच्छी बात आ नहीं सकती, अच्छी बात की शुरुआत हो नहीं सकती, अच्छी बात जो है आगे बढ़ नहीं सकती। भावना आप में ये आनी चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा है, पूरे देश की भाषा है, आपकी भाषा है। उसको सीखिए, अपनाइए, प्रयोग और उसको इस्तेमाल में लाइए और इतना विश्वास रखिए कि जिस वक्त आप उसको सीखेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, प्रयोग में लाएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में आपकी दक्षता जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि से, हिंदी के मामले में आप उनसे आगे बढ़ जाएंगे। इतना विश्वास रखिए। मैं रहूं न रहूं, ये आप देख रहेगा, लेकिन अपना के देखिए। तब वो हमारे जो अधिकारी थे, हमारे अधीनस्थ जो अधिकारी थे, कहने साहब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि किसी रूप में कहने की जरूरत थी, लेकिन ये देश के दुश्मन, देश के गद्दार कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले कभी भी नहीं कहे, कभी भी नहीं कहे। जाकर के ये मोदी, हालांकि ये प्रधानमंत्री है, गया था तमिलनाडु में, वो तमिल भाषा की तारीफ करके वो चला आया। तमिल बड़ी पुरानी भाषा है, फलाने, हम तमिल नहीं सीखे तो मेरा दुर्भाग्य है। अरे भाई, तमिल भाषा हो, चाहे पंजाबी भाषा हो, चाहे कन्नड़ भाषा, ये मलयाली भाषा हो, इनको पहले से ही हमारे भारत के संविधान ने और भारतीय जनता दल ने भारतीय भाषा का सम्मान दिया हुआ है। और इस तरह से बोल करके, और इन सबों ने एक दुष्टता और की है कि हिंदी की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो है वो भारतीय भाषाओं से कर दिया है और अंग्रेजी अपना वो सुरक्षित बैठी हुई है। इन समूहों की इस तरह की राजनीति अब दक्षिण भारत के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि भाई ये अंग्रेजी तो हमको खा जाएगी, बिल्कुल खा जाएगी, हिंदी नहीं खाएगी। तो हिंदी भाषा को समृद्ध करने वाले डॉक्टर पूर्ण सिंह, डॉक्टर महीप सिंह, डॉक्टर सुदर्शन भट्ट, सुब्रमण्यम भारती और काबिल बुल्के, फादर काबिल बुल्के, जो कि क्रिश्चियन थे, माने ईसाई थे, वो भी, उन लोगों ने समृद्ध किया है इस हिंदी को। और हिंदी के दुश्मन हिंदी वाले ही हैं। उन्होंने जितने भी यानी जीविकोपार्जन के लिए जितनी किताबें होनी चाहिए कंपटीशन की, इसकी वो हिंदी में नहीं दिया है। बच्चों को आज भी रेफरेंस जो किताबें हैं, जो संदर्भ की पुस्तकें हैं या किताबें हैं, उसके लिए अंग्रेजी माध्यम में लिखी हुई किताबों पर
की ओर जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है और निर्भर होना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ जो है ये हिंदी वाले जो है जिम्मेदार है। उन्होंने कोई ऐसी पुस्तक नहीं बनाई। लोग तो कहते हैं कि हिंदी हिंदी माध्यम के जितने भी लेखक हैं, एक बार उन्होंने पब्लिशर से, जो प्रकाशक है, उससे पैसा ले लिया, अपनी रॉयल्टी ले ली, फिर पलट के भी नहीं देखते हैं कि आखिर कि हमने जो दिया था उसको और उसका प्रूफ तक नहीं देखते हैं। इतने स्वार्थी हैं सब जो हिंदी वाले। वही अंग्रेजी के डिक्शनरी जरा देख लीजिए, एक एक कामा, एक एक फुल स्टॉप किस प्रिसीजन के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट आपको मिलता है। तो हिंदी के असली शत्रु जो है हिंदी वाले हैं, और वो दोष मढ़ते हैं हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों के ऊपर। और हिंदी का इतना बड़ा प्रचार प्रसार आपके महाराष्ट्र में, लेकिन वहां भी कट्टरवादिता शुरू हो गई। तो इन समूह ने कभी भी, जैसे हिंदी पूरे देश में हो, सभी लोग अपने को भारतीय माने, इसका कभी मैंने न इसका कभी प्रचार किया, न इसको समझाया, न इसकी महत्व को बताया। सिर्फ जो है संकीर्णता आधारित, हम मराठी हैं तो हम बंगाली हैं तो हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान, हमेशा जो है विभेदकारी, विखंडनकारी बातों को इन देश के दुश्मन ताकतों ने इसी को बढ़ाया हुआ है। तो राहुल गांधी जो है इसी मानसिकता का वो फायदा उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात और दुख की बात है कि न तो हमारी आवाम इस गद्दार राहुल गांधी को ठीक से पहचान रही है, अब बीजेपी इसके गद्दारी के पापों को ढक रही है। तो और ये राहुल गांधी जो है, और देखिए, और इसके अलावा भी जैसे इसके जितने भी गद्दारी के वो हैं, कोई कहता है कि अरे साहब इतना आप जो है इन कांग्रेसियों के पीछे पड़े रहते हैं, कांग्रेस तो मर चुकी है। इस तरह का जो तर्क देते हैं वो कांग्रेस के फिर से रिवाइवल के लिए, क्योंकि कांग्रेस फिर से जिंदा हो जाए, उसकी साजिश करते हैं कि कांग्रेस मर गई है, उधर से ध्यान हटा लो, और तब तक वो अपने माने जो है पुनः स्थापित होने के लिए कोई या रिवाइवल के लिए वो जो है अपना वो मौका ढूंढ ले। तो और वो देखिए, इतना जान लीजिए कि जिस वक्त कांग्रेस खत्म हो जाए, मान लीजिए जिस वक्त कांग्रेस इस भारत की पावन धरती से समूल समाप्त हो जाएगी, तो सबसे पहले लाभ किसको क्या मिलेगा इस देश को, कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं, जितने भी विध्वंसक तत्व हैं, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, वो अपने आप जो है गायब हो जाएंगे। पीएफआई आपकी गायब हो जाएगी, सिमी आपकी गायब हो जाएगी, और उससे जितने भी चिपकने वाले जो है ये क्षेत्रीय दल हैं, शिवसेना भी गायब हो जाएगी, टीएमसी भी गायब हो जाएगी, समाजवादी पार्टी भी गायब हो जाएगी, डीएमके, एआईएडीएमके वो सब गायब हो जाएंगे कांग्रेस के गायब होते ही। तो इस कांग्रेस का माने भारत की पावन धरती से नाश होना बहुत जरूरी है, कि जिसको कि एक अंग्रेज ने, ह्यूम ने बनाया 1885 में, यानी उसी अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी के लिए, उसकी दलाली के लिए, उसकी चमचागिरी के लिए, या सेफ्टी वाल्व के लिए, जो भी है, तो उसका नाश होना जरूरी है। तो आए दिन ये देश के खिलाफ गद्दारी जो है वो होती रहेगी, कभी हिंदी के नाम पर, कभी इसके नाम पर। कभी राहुल गांधी जाकर विदेश में बोलेगा कि हमने तो भारत में पेट्रोल छिड़क दिया है, बस आग लगाने की देर है, और आकर के उसने आग लगा ही दिया।
उसके बाद आकर के अग्निपथ के नाम पर, अग्निपथ के विरोध के नाम पर उसने आग लगा दिया पूरा। और उस आग से हमारे देश के हजारों करोड़ की संपत्ति जो है वो नष्ट हो गई। और उस कांग्रेस को, उस राहुल गांधी को ये बीजेपी वाले कहते कि कांग्रेस मर गई। जिस कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में, किसान आंदोलन के नाम पर दिन 4-4 महीने पूरा जो है वो जीवन जो है वो नरक बना दिया दिल्ली के लोगों को या देश के लोगों को, उस कांग्रेस को ये बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस मर गई। तो बीजेपी वालों की साजिश है कांग्रेस को जिंदा रखने की, उसको पालने की। जिस मोहनदास करमचंद गांधी, जो मोहनदास करमचंद गांधी इस अंग्रेजी सरकार का वफादार रहा, भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया, जिसने जो है नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश को बांटा, 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाई, वो, और जिसके लिए कांग्रेसियों ने उसको राष्ट्रपिता बना दिया, उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बीजेपी भी पूज रही है। जबकि देशभक्ति का तकाजा है कि इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को हटा करके सुभाष चंद्र बोस को जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आगे लाते। पूरा देश के लोग कहते हैं कि भाई ये देश जो है वो यह देश सुभाष चंद्र बोस जी का देश है। आप सब बोलते हैं ना, ये गद्दारी वाली मानसिकता वाले बोलते हैं यह देश गांधी का है, यह देश नेहरू का है, बोलते हैं। यह गद्दारी वाली जो है ये मानसिकता है। देशभक्ति का नहीं, देशभक्ति यह देश हमारा वो सुभाष चंद्र बोस जी का है, भगत सिंह जी का है, चंद्रशेखर आजाद जी का है, अशफाक उल्लाह जी का है। ये देशभक्ति का वो जज्बा है। ये गद्दारों की भाषा है कि यह देश जो है वो गांधी का है, ये देश जो है वो नेहरू का है। और वही गद्दारी ये कर रही है बीजेपी, वही कर रही है। तो यदि थोड़ी भी गलत होती बीजेपी में तो इस मोहनदास करमचंद गांधी को हटा करके सुभाष चंद्र बोस को आगे लाते, उनकी प्रतिमा बनवाते। अब क्या अपमान किया इस मोदी ने उनके साथ। 5-6 फीट की मूर्ति जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह पर इसको लगवा करके बीजेपी वालों ने हल्ला किया कि मैंने एक हवा खड़ा किया कि इस मोदी महोदय ने हमारे सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दिया। सबसे बड़ा अपमान। तो ये बीजेपी वालों की जो है हमारे मुल्क के खिलाफ गद्दारी को समझना बहुत जरूरी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा इनकलाबी नारा था। लोगों में आज़ादी की लड़ाई के समय में देशभक्ति जगाने वाला एक नारा था हमारा। वंदे मातरम एक अखबार भी निकलता था उर्दू में लाहौर से। इसको लेकर के बीजेपी क्या गद्दारी कर रही है देश के साथ कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बदनाम करती है कि ये जो है वंदे मातरम का विरोध करते हैं। वंदे मातरम का कुछ कट्टरवादी देश के दुश्मन जैसे असदुद्दीन ओवैसी और उसके वसीम बकार या कुछ और लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो आवाम है, जो हमारे माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की जो आवाम है, वो कभी भी विरोध नहीं करती, बराबर सम्मान करती है। लेकिन ये बीजेपी वाले इस तरह से दिखाते हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसका विरोध करते हैं। और ये बीजेपी वालों की सिट्टी पिट्टी गुम जाती है कि उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इस वंदे मातरम जो कि हमारी आज़ादी की जंग का वो इनकलाबी नारा था, उसको राष्ट्रगान नेशनल एंथम का सम्मान से इसने वंचित कर दिया, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। इसको सब नहीं बोलते हैं बीजेपी वाले। और आज तक मोदी महोदय को 9 साल हो गया। देखिए जिस तरह से हिंदी का अपमान हो रहा है, उसी तरह से
वंदे मातरम का भी अपमान हो रहा है इस बीजेपी के द्वारा। बीजेपी वंदे मातरम का इस्तेमाल करती है सिर्फ चुनाव बटोरने के लिए, वोट बटोरने के लिए। और बीजेपी वाले खास करके मोदी महोदय तो चुनावी सभाओं में खुद वंदे बोलते हैं और जो जनता से, ये हमारे भारतीय भाई बहनों से मातरम कहलवाते हैं। वंदे मातरम, वंदे खुद बोलेंगे, मातरम जो है वो जो श्रोतागण है, ऑडियंस है, जनता से कहलवाते हैं। इनको 9 साल हो गया। जो पाप, जो गद्दारी किया था इसी जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारे वंदे मातरम को राष्ट्रगान के सम्मान से वंचित किया, महरूम किया, उस जगह जो है वंदे मातरम को राष्ट्रगान के आसन पर, सम्मान के आसन पर इन सबों ने बिठाए भी नहीं और न बात करते हैं, सिर्फ भुनाते हैं। तो बीजेपी वालों से बढ़ करके यानी कौन धोखेबाज होगा, गद्दार होगा, बताइए ना। इसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी करेंगे, और इसका दोष किसी और के ऊपर बढ़ेंगे, और इसको राष्ट्रगान का सम्मान देने के लिए न तो बात करेंगे और जो न तो माने वंदे मातरम को राष्ट्रगान का सम्मान देने के लिए तैयार है। तो इनकी जो बीजेपी वालों की जो असलियत है, माने वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर जो है। अरे मैंने बताया था कि मैं वहां एक बार मुगल सराय जाने का मौका मिला। कुछ बीजेपी मोदी के अंधभक्त मिले। तो अब स्टेशन का नाम तो बदल दिया, मुगल सराय से हो गया वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो हमने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख करके तमगा जो तुम लोगों ने लूट लिया है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ क्या हुआ ये पता है? तो एक आदमी बोला हाँ, जो है उनकी हत्या हुई थी और उनकी लाश को यहाँ फेंका। मैंने कि बिल्कुल मैं बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी जो है एक साजिश के तहत उनको मार करके, उनकी हत्या करवा करके, और बड़े अपमानजनक ढंग से उनके शव को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में वो फेंक दिया गया। उस समय ये अटल बिहारी वाजपेयी था। अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि बहुत कद्दावर थे नेता, अंत्योदय का जो नारा है बीजेपी का, वो अवधारणा, वो कॉन्सेप्ट जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ही दिया हुआ है। तो इतने कद्दावर नेता को जो साजिशन जब इंदिरा गांधी ने मरवा करके उनकी हत्या करवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर उनके शव को अपमानजनक ढंग से फेंकवाया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच की मांग नहीं किया इसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्यों नहीं मांग किया? ताकि वो इंदिरा जो बेनकाब ना हो जाए। तो मतलब कि चाहे वाजपेयी हो चुकी वो किस तरह से, और ये वाजपेयी जो है नेहरू की इनकी तारीफ, इसमें सुधांशु त्रिवेदी पर बोलता है। सुधांशु त्रिवेदी बोलता है कि वाजपेयी बड़ी तारीफ करते थे नेहरू की, उस गद्दार नेहरू की। तो जो गद्दार नेहरू की तारीफ करे, समझ जाइए कि वो कैसा राष्ट्रवादी है। और आरएसएस वाले भी, आरएसएस वाले नेहरू से देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिखाते रहते हैं। देखिए नेहरू ने हमको जो हमारी शाखा में आते थे, और वो कहते हैं कि ये आरएसएस एक सांस्कृतिक और देशभक्त संगठन है। किससे सर्टिफिकेट लेते हैं? उस गद्दार नेहरू से। तो जो गद्दार नेहरू से सर्टिफिकेट ले, जो गद्दार नेहरू की तारीफ करे, वो राष्ट्रवादी है। जब ये बीजेपी वालों की गद्दारी की बात कही जाती है, इसका कतई मतलब नहीं है कि जो राष्ट्रवाद का नाम लेते ही नहीं है, चाहे जैसे बहुजन समाज पार्टी हुई, चाहे आम आदमी पार्टी हुई, चाहे समाजवादी पार्टी हुई, चाहे टीएमसी हुई, शिवसेना हुई, एनसीपी हुई, जो कि राष्ट्रवाद का नाम लेते ही नहीं है, तो क्या राष्ट्रवादी है? वो तो और घातक हैं।
और घातक है। चूंकि उन्हीं को दिखा करके वो दिखा कि यहाँ की बीजेपी इनसे बेहतर है, बस यही तो है साजिश बीजेपी वालों की। अब ये तथ्य जो है सामने आया है कि जब ये चिदंबरम यूपीए सरकार के दौरान जब वित्त मंत्री था, तो मैंने ये नकली नोट छापने का एक षड्यंत्र रचा पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है किस लिए बना था? भारत को बर्बाद करने के लिए। भारत को बर्बाद करने के लिए ही इसे इन दोनों गद्दारों ने, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान बनवाया। पाकिस्तान बनने के बाद वो भारत विरोधी विदेशी ताकतों के गोद में वो खेलने लगा, और जो है भारत विरोधी ताकतें वो हमेशा इस पाकिस्तान को हथियार देते रही भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। और उसमें भारत विरोधी कौन है? अमेरिका। और उसका एक लंबा इतिहास है कि उसने पैटर्न टैंक दिया था 1965 में, और वो पैटर्न टैंक घोषित किया था कि ये विश्व में अजेय है, इनविंसिबल है। तो विदेशी ताकतों की गोद में बैठ करके ये भारत के खिलाफ लड़ता रहा, भारत को तबाह करने के लिए। तो तबाह करने जो है सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से तबाह करने के लिए नकली नोट का यहां पर सर्कुलेशन वो जारी कर देना। तो उस नकली नोट को छपवाने का पूरी व्यवस्था किसने किया? इस गद्दार जो है चिदंबरम, जो कि भारत सरकार, जो कि हमारे ही देश का वित्त मंत्री के रूप में पाकिस्तान की किसी एजेंसी को, और ये कोई ब्रिटेन की एजेंसी थी रूला डेला करके, वो नोट छापने वाली, और वो भी नकली नोट, ताकि नकली नोट आकर के हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करे और जो है और आर्थिक रूप से भारत को बर्बाद करे। तो ये भारत के खिलाफ ये आर्थिक बर्बादी की गद्दारी जो है चिदंबरम ने किया अपने ही देश के वित्त मंत्री के रूप में। ये बता रही। लेकिन सवाल है कि इसकी गद्दारी, मैंने जीएनपीसी के गद्दारी के तो तमाम पाप हैं, एक पाप थोड़ी है। लेकिन किसी पाप पर मोदी महोदय कार्रवाई तो करें। अरे उसके द्वारा लूटे हुए काले धन को, जिसको उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला, देश के सामने बोला भी, उस पर उसके काले धन लाने पर पूरे बीजेपी वालों की, पूरे जो है वो मोदी महोदय की इनकी घिघी बंद है। वो सुधांशु त्रिवेदी बोलता है कि इनकी काला धन, मैंने इस तरह से वो सवालों से भागता है कि काला धन लाने के लिए तो बहुत प्रयास किया गया, कहीं काला धन मिला ही नहीं। ठीक वही भाषा जो कांग्रेस बोला करती थी 2012 के आसपास, जब काले धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी राम जेठमलानी के द्वारा। तो ये जो इन्हीं सबों ने तो लूट करके जमा किया था, तो कैसे लाते और कैसे इसके विषय में बोलते? तो यह सब झूठ बोलते रहे कि काला धन की न तो हमको जानकारी मिल सकती है, न तो हम ला सकते हैं, और जो है और DATA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट ने मैंने अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन कुछ का है। तो इसका तर्क दे करके कि इसी का झूठा तर्क दे करके ये कांग्रेस वाले और कांग्रेस के जितने वकील जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, यही झूठ बोल के आते थे कि अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एक्ट के तहत जो है हम बंधे हुए हैं और हम काले धन की सूचना हम नहीं ला सकते। जबकि काला धन की खबर आ चुकी थी अनऑफिशियली, इसलिए कि काला धन के विषय में जब चर्चा चल रही थी पूरे और भी देशों के वहाँ के लोगों ने
लूट करके के स्विस बैंक में कालाधन के रूप में जमा किया था, तो वहां की सरकार तो बिल्कुल पीछे पड़ गई। जैसे अमेरिका की वो पूरा दबाव डाला, लेकिन देशभक्ति की सरकार थी ना वो अमेरिका की, तो उसने दबाव डाला, सूचना भी उसने प्राप्त कर लिया, और सारा काला धन जो है जो जमा किए थे अमेरिका वाले स्विस बैंक में, वो सारा काला धन भी ले गए और कोई हल्ला भी नहीं हुआ। यहाँ तब से मैंने ये सब लूट करके जमा किए, काला धन का हल्ला हुआ। जब मोदी महोदय सत्ता में आए तो पूरे काला धन के मसले को ही निकल गए। आज बोलने को इन्होंने चुनाव जीतने के लिए तो बोल दिया कि कांग्रेस ने इतना लूटा है, और लूट करके इतना काला धन जमा किया है कि यदि उस काला धन को लाया जाए तो हर एक के खाते में 10-15 लाख रुपए हो जाएगा। ये इन्होंने बोला, उन्होंने बोला था काला धन के रूप में। अब इनके विरोधियों ने, इनके विरोधी मैंने क्या, देश विरोधियों मतलब जिन्होंने देश को लूटा है, उनके इस वक्तव्य को कैसे अपने पक्ष में कर लिया कि मोदी जी तो बोले हैं कि हमको जो है वो 10-15 लाख रुपए देंगे, और मोदी जी जो 9 साल हो गया और जो है वो 10-15 लाख रुपया दिए नहीं। लो, इस पर नहीं बोलते हैं कि मोदी जी ने ये कहा था कि इस कांग्रेस ने लूट करके इतना काला धन जमा किया कि यदि वो काला धन वापस ला दिया जाए तो हर एक के खाते में 10-15 लाख रुपया होगा। मतलब काला धन के विषय में बोले थे। अब वो काला धन भी नहीं लाए, और वो नैरेटिव ही वो चेंज हो गया क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि वो 10-15 लाख रुपया मोदी जी देंगे। तो इस तरह का मौका दे रहे हैं मोदी जी इन देश के लुटेरों को और देश के गद्दारों को। तो बीजेपी की गद्दारी की कथाएं जो अनंत हैं, लेकिन इस कथा या सत्यता को हमारे भारतीय भाई बहन जरा जाने। और लेकिन उसके पहले जो है हमारे भारतीय भाई बहन मानसिक गुलामी से बाहर है, और मानसिक गुलामी से बाहर आने में जो सबसे बड़ा जो कदम है, एक तो अपने को भारतीय समझें और व्यक्तिगत स्वार्थ के दलदल से बाहर है। यदि राष्ट्रभक्ति जगानी है, अवाम परस्ती जगानी है, जनभक्ति जगानी है, तो व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के उन्हीं से ली गई प्रेरणा को अपनी ताकत बनाते हुए भारतीय अवाम ताकत दल ये कर रहा है कि आप हमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, और मैं और भारतीय अवाम ताकत दल आपको वास्तविक और दूसरी आजादी देंगे। तो व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना पड़े, इसलिए कि व्यक्तिगत स्वार्थ और देशभक्ति ये एक दूसरे के एक्सक्लूजन है, यानी बिल्कुल निषेध है एक दूसरे के। माने जिस व्यक्ति में व्यक्तिगत स्वार्थ होगा उसमें देशभक्ति आ नहीं सकती, और जो है व्यक्तिगत स्वार्थ शून्य होगा तभी जाकर के वो देशभक्ति आ सकती है, और जो देशभक्त होगा उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ बिल्कुल नगण्य होगा ही नहीं। तो इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त दृष्टिकोण को अपनाइए और भारतीयता को अपनाइए, और इन काले अंग्रेज को नष्ट में नाबूद करने के लिए एक होइए भारतीयता के आधार पर, और इनको नष्ट में इसके लिए कटिबद्ध होइए, सन्नद्ध होइए और प्रतिबद्ध होइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।